हाय बच्चों, कैसे हैं। पहला वीडियो आपको समझ में आया। आज हम पढ़ेंगे। आपको पहले वीडियो में आपको बताया गया था कि आहार नल क्या होते हैं, आहार नल के किन किन भाग होते हैं, भोजन कहाँ से कहाँ जाता है, कैसे शरीर से बाहर त्यागे जाते हैं। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे कि क्या भोजन कैसे पचता है, क्या भोजन में कौन कौन से ऐसे एंजाइम जो भोजन को पचाने में भाग लेते हैं। भोजन को पचाने में भाग लेने वाले बहुत से एंजाइम होते हैं और एंजाइम का जो श्रावण करते हैं ऐसे ग्रंथियों को हम वाहस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। क्योंकि मानव में पाचन क्रिया पढ़ना है, मानव में पाचन क्रिया पढ़ना है आपको, तो मानव में पाचन क्रिया संबंधित आपको पाचक ग्रंथि के बारे में पढ़ना है। डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचक ग्रंथियां क्या होती हैं। पाचक ग्रंथियां एंजाइम्स का श्रावण करती हैं जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों का पाचन होता है, जिसकी सहायता से जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसको पचाते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर में कौन कौन सी पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनमें से आपको पहले अगले टर्म बताया गया था लार ग्रंथि। भोजन का पाचन बच्चों मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। मुख में लार ग्रंथियां पाई जाती है, सैलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं और लार ग्रंथियों से लार का श्रावण होता है। उस दिन हमने आपको बताया था कि लार में जो टाइलिन एंजाइम पाए जाते हैं जो स्टार्च को माल्टोस में बदल देते हैं। तो लार ग्रंथि से जो लार स्रावित होते हैं, इस लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम पाए जाते हैं। ये स्टार्च को माल्टोस में बदल देते हैं, ये माल्टोस में बदल देते हैं, जिसके कारण हम भोजन को चबाते रहते हैं तो हमको भोजन जो मीठा लगने लगता है। तो लार ग्रंथियों के बारे में हमने अगले टर्म पर बताए थे। लेकिन उसके बाद कौन सी ऐसी ग्रंथियां जो भोजन को पचाने में एंजाइम का श्रावण करती हैं। इनमें से आप पढ़ेंगे जठर ग्रंथि। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जठर ग्रंथियां आमाशय में पाई जाती हैं। जैसे ही भोजन आमाशय में पहुंचता है, आमाशय की दीवारें उत्तेजित हो जाती हैं और आमाशय की दीवारों में उपस्थित जठर ग्रंथियां जो होते हैं जठर रस का श्रावण करती हैं। जठर रस का श्रावण, जठर रस का श्रावण जो होते हैं जठर ग्रंथियां करती हैं। ये हम आमाशय की बात कर रहे हैं। जठर रस में आपको मिलेगा ESCL एंजाइम श्लेष्म। जठर रस में आपके 3 टॉपिक मिलेंगे। ESCL एंजाइम श्लेष्म। ESCL को हम क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या ESCL का क्या कार्य होता है भोजन को पचाने में, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों। ESCL के 3 बहुत से कार्य होते हैं। पहला कह सकते हैं कि यह भोजन का अम्लीय माध्यम बनाता है, अर्थात आमाशय में लार के प्रभाव को समाप्त कर देता है, अर्थात यह भोजन का अम्लीय माध्यम बनाता है। अगला पॉइंट लिख सकते हैं, भोजन के साथ आए हुए सूक्ष्म जीव या अनहानिकारक जीवाणुओं को नष्ट भी कर देते हैं। और भोजन जैसे मांस या हड्डियां या जितने भी उपास्थि होते हैं जिसको हम ग्रहण करते हैं, जैसे कोई हम क्या मांस को सेवन करता है तो उनको गलाने का कार्य भी ESCL ही करते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ESCL को हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है आमाशय में लार के प्रभाव को समाप्त कर भोजन के लिए अम्लीय माध्यम प्रदान करते हैं। भोजन के साथ आए हुए सूक्ष्म हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करते हैं और मांस एवं हड्डियों को गलाने का भी कार्य करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एंजाइम, जठर रस में एंजाइम भी होते हैं और इस एंजाइम में आपको मिलेंगे एमाइलेज
एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट परीक्षा में आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है एमाइलेज। अगर जानते रहेंगे तो इसको अगर बहुविकल्पी क्वेश्चन अगर पूछता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप, अगर कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाले एंजाइम को क्या करते हैं? एमाइलेज कहते हैं। लाइपेज वसा पाचक एंजाइम होता है। वसा को पचाने का कार्य लाइपेज करता है। इसमें एक एंजाइम पाया जाता है पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। प्रोटीन को पचाने का कार्य कौन करता है? पेप्सिन। एक एंजाइम रेनिन होता है। रेनिन दूध के प्रोटीन केसिन का पाचन करता है। ये केसिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है। दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को हम केसिन कहते हैं। ये इसको पचाने के लिए रेनिन एंजाइम भाग लेता है और ये रेनिन एंजाइम प्राय नवजात शिशुओं में पाए जाते हैं। छोटे बच्चे जो दूध पर ही आश्रित होते हैं, उसमें भोजन के में जो प्रोटीन होता है उनको पचाने के लिए रेनिन स्रावित होते हैं। लेकिन और जटिल प्रोटीन जो होते हैं उनको पचाने के लिए पेप्सिन पाए जाते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जठर ग्रंथियां आमाशय में पाई जाती हैं और जठर ग्रंथियों द्वारा जठर रस का स्रावन होता है। जठर रस में एचसीएल पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं और श्लेष्म में पाए जाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया एचसीएल क्या है? एचसीएल एक अम्ल होता है। यह भोजन का अम्लीय माध्यम बनाता है, आमाशय में लार के प्रभाव को समाप्त करता है, भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को भी नष्ट करता है और हड्डियों एवं मांस को गलाने का भी कार्य करता है। अभी इसमें आपने देखा जठर रस में एंजाइम भी होते हैं। इसमें एंजाइम एमाइलेज होते हैं, लाइपेज होते हैं, पेप्सिन होते हैं, रेनिन होते हैं। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं, लाइपेज वसा का पाचन करते हैं, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करते हैं, रेनिन दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन केसिन के पाचन में सहायक होते हैं। बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है क्लास में पढ़ाते हुए, सर जी भी पूछ देते हैं कि हम दूसरों का मांस खाते हैं तो पच जाता है, हमारा आहार नाल मांस के बने होते हैं, नहीं पचता। क्यों? इस श्लेष्म के कारण। क्योंकि जब अगर ये स्टमच है तो ये श्लेष्म क्या करेगा? ये आमाशय के ऊपरी भाग पर या इसके ऊपर एक लेयर बना देता है। ये लेयर बना देता है, ये श्लेष्म लेयर बना देता है, जिसके कारण आमाशय की दीवार का संबंध एंजाइम से नहीं हो पाता है। अगर ये लेयर श्लेष्म न बनाते तो आमाशय की दीवारें सीधे एंजाइम के संपर्क में आ जाते और हमारा आहार नल भी पच जाता। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, श्लेष्म का मुख्य कार्य होता है आहार नल को पचने से बचाना। तो इसमें आपने देखा पाचक ग्रंथि संबंधित लार ग्रंथियां होती हैं, जठर ग्रंथियां होती हैं। लार ग्रंथियां मुख में स्रावित होती हैं, जठर ग्रंथियां आमाशय में स्रावित होती हैं। और भोजन को पचाने में यकृत ग्रंथि बच्चों जानते रहिएगा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? यकृत ग्रंथियां होती हैं। यकृत ग्रंथि में किसी भी प्रकार के पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं होता है, बल्कि यकृत ग्रंथियों से पित्त रस का स्रावन होता है। पित्त रस एग्जाम में पूछता है, पित्त रस का स्रावन होता है यकृत द्वारा या लीवर द्वारा या पित्ताशय द्वारा, अग्न्याशय द्वारा, जठर ग्रंथियों द्वारा। तो अब क्या बताएंगे? यकृत ग्रंथि द्वारा। यकृत ग्रंथि की सहायता से पित्त रस का स्रावन होता है। और पित्त रस का जो मुख्य कारण होता है, ध्यान दीजिएगा, पित्त रस का स्रावन जो है छोटी आंत में होता है। इसका जो मुख्य कार्य होता है, पहला
कि यह भोजन के अम्लीय माध्यम को समाप्त कर क्षारीय माध्यम बनाता है। दूसरा, यह भोजन को सड़ने से बचाता है। अगला जो पॉइंट होगा यकृत ग्रंथि का, जो द्वारा जो स्रावित जो पित्त रस के जो कार्य होते हैं, वसा का इमल्सीकरण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, वसा का इमल्सीकरण, ये वसा का इमल्सीकरण करते हैं। इमल्सीकरण का मतलब क्या होता है? इमल्सीकरण का मतलब ये है कि वसा को तेल की छोटी छोटी बूंदों में तोड़ने का कार्य करता है। कौन? पित्त रस। तो जानते रहिएगा पित्त रस के क्या कार्य होते हैं। पित्त रस छोटी आंत में अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर क्षारीय माध्यम बनाता है। यह भोजन के साथ आयु में हानिकारक जीवाणुओं को भी नष्ट करते हैं और वसा का इमल्सीकरण करते हैं और भोजन को सड़ने से बचाते भी हैं। जब वसा का तेल की छोटी छोटी बूंदों में जब इमल्सीकरण हो जाता है तो छोटी आंत की दीवारों द्वारा इनका अवशोषण होने लगता है। छोटी आंत में भोजन का लगभग पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है और छोटी आंत की दीवारों में जो रसांकुर होते हैं, रसांकुर की अगर हम बात करते हैं, इस तरह से छोटी आंत का जो इंटरनल पॉइंट होता है या आंतरिक जो संरचना होती है, इस छोटे छोटे रसांकुर होते हैं। ये रसांकुर का मुख्य कार्य क्या होता है? आंत की दीवारों का क्षेत्रफल को बढ़ा देना। ये उबड़ खाबड़ होने के कारण आंत की दीवारों का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिसके कारण पोषक तत्व आकर के उनकी सतह में फंसते चले जाते हैं और आंत की दीवारें उनका अवशोषण करती रहती हैं। तो बच्चों अभी हमने देखा लाल ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यकृत। यकृत ग्रंथि में किसी भी प्रकार के पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, बल्कि इनसे पित्त रस का स्राव छोटी आंत में होता है और पित्त रस का स्राव कौन करते हैं? यकृत ग्रंथियां। आवश्यकता से अधिक पित्त रस पित्ताशय में संचित होते हैं। पित्त रस का संचय कहाँ होता है? पित्ताशय। पित्ताशय में पित्त रस का संचय होता है। एक ग्रंथि और है जिसे हम आग्नेयाशय ग्रंथि कहते हैं। आग्नेयाशय ग्रंथि, ये आग्नेयाशय ग्रंथि को हम मिश्र ग्रंथि कहते हैं क्योंकि इस ग्रंथियों द्वारा एंजाइम हार्मोन्स दोनों का स्राव होता है और आग्नेयाशय ग्रंथि में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं। परीक्षा में आता है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पर पाई जाती हैं? हार्ट में, हृदय में, फेफड़े में, आग्नेयाशय ग्रंथि में, यकृत ग्रंथि में। आप बच्चों जानते रहेंगे तो आप बता सकते हैं आग्नेयाशय ग्रंथि में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं। तो ये लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं हैं। इससे दो हार्मोन्स का स्राव होता है, इंसुलिन और ग्लूकेगान। हार्मोन्स हैं। ध्यान दीजिएगा, आग्नेयाशय ग्रंथियों जो पहले हमने बता दिया कि आग्नेयाशय ग्रंथि को मिश्र ग्रंथि कहते हैं क्योंकि यह ग्रंथियां एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का स्राव करती हैं। इसके लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जो होती हैं इंसुलिन और ग्लूकेगान हार्मोन्स का स्राव करती हैं। परीक्षा पूछता है किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह या डायबिटीज रोग हो जाता है? किस हार्मोन्स की कमी से होता है? इंसुलिन हार्मोन्स की कमी हो जाने से ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है और ग्लूकेगान हार्मोन्स भी होता है। जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है तो ग्लूकेगान हार्मोन्स ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में कन्वर्टेड कर देता है या परिवर्तित कर देता है, जिसके कारण हमारे रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बनी रहती है। चूंकि हमको पढ़ना है पाचन के बारे में, आग्नेयाशय ग्रंथि द्वारा जो स्रावित एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, इसको कह सकते हैं आग्नेयाशयी
अग्न्याशय रस में, अग्न्याशय ग्रंथियों द्वारा जो स्रावित जो तरल पदार्थ होता है इसको अग्न्याशयी रस कहते हैं। इस अग्न्याशयी रस में कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? एमाइलेज, सेम टू सेम पॉइंट, एमाइलेज कह सकते हैं, इसको अग्न्याशयी एमाइलेज कहेंगे। ये कार्बोहाइड्रेट का सरलीकरण कर देंगे, अर्थात एमाइलेज भी कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। लाइपेज ये वसा का पाचन करते हैं, लेकिन ये भी वसा का सरलीकरण कर देते हैं। वसा का सरलीकरण का मतलब ये वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देंगे। कौन? अग्न्याशयी लाइपेज, अग्न्याशयी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का सरलीकरण कर देते हैं, उसके मोनोसैकेराइड में कन्वर्टेड कर देते हैं, जिसे ग्लूकोज कह सकते हैं। लाइपेज एंजाइम वसा का सरलीकरण कर देते हैं, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में कर देते हैं। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करते हैं और प्रोटीन के जटिल अणुओं को पेप्टोन्स में बदल देते हैं, अर्थात ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करते हैं लेकिन प्रोटीन का सरलीकरण करके पेप्टोन्स में बदल देते हैं। इसमें एक एंजाइम बहुत सरल होता है, न्यूक्लियेज। न्यूक्लियेज ये न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करते हैं, न्यूक्लिक अम्ल। और जैसा कि आप पढ़ चुके हैं न्यूक्लिक अम्ल को हम क्या कर सकते हैं? डीएनए और आरएनए। न्यूक्लियेज एंजाइम न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करते हैं और न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्ल की सबसे सरल इकाई होती है, अर्थात न्यूक्लियोटाइड के बहुलीकरण से ही न्यूक्लिक अम्ल बना होता है। तो बच्चों अभी आपने देखा पाचक ग्रंथियों के बारे में। पाचक ग्रंथियां भोजन को पचाने का कार्य करती हैं क्योंकि पाचक ग्रंथियों से एंजाइम का स्राव होता है। ऐसी ग्रंथियां जो एंजाइम का स्राव करती है उसको वाहस्रावी ग्रंथि भी कहा जाता है। हमारे आहार नाल में आपके जो सिलेबस में है आपके या हमारे आहार नाल में भोजन को पचाने का कार्य कौन कौन सी ग्रंथियां करती हैं, जैसा कि आपको बताया गया। लाल ग्रंथियां मुख में पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियां आमाशय में पाई जाती हैं, यकृत ग्रंथियां जो स्रावित जो पित्त रस होता है वो छोटी आंत में जाता है, और अग्न्याशय ग्रंथियों द्वारा जो स्रावित जठर रस होता है वो छोटी आंत में ही होता है, जिसमें भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। और जैसे ही भोजन का पाचन हो जाता है छोटी आंत की दीवारों द्वारा भोजन को अवशोषित कर लिया जाता है, और जैसे जैसे आहार नाल में भोज्य पदार्थ आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं इन लाभदायक पदार्थों का अवशोषण होता रहता है। जैसे ही भोजन बड़ी आंत से मलाशय में पहुंचता है और मलाशय में जाने के बाद ये अवशिष्ट पदार्थ के रूप में हो जाते हैं, जिसे मानव इच्छानुसार शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो बच्चों हमने आपको पाचन के बारे में बताया। ये जय प्रक्रम की पहले स्टेप क्रियाएं होती हैं। जय प्रक्रम को स्टार्ट किया था हमने। जय प्रक्रम क्या होता है, पोषण क्या है, पाचन क्या है, आहार नल क्या होते हैं, और भोजन को पचाने में कौन कौन से एंजाइम भाग लेते हैं, और इन एंजाइमों का स्राव कौन कौन सी ग्रंथियां करती हैं। हमको पूरा विश्वास है कि बच्चों जो भी टॉपिक आपको बताया गया है वो आपको जरूर समझ में आया होगा। अगले टर्म पर या नेक्स्ट वीडियो में हम आपको श्वसन के बारे में पढ़ाएंगे, जिससे बोर्ड के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धन्यवाद।